आज हम पढ़ेंगे आकाशदीप कहानी। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आकाशदीप कहानी में क्या क्या है। तो इस कहानी में हमें मिलता है मानवीय प्रेम, कर्तव्य, प्रतिशोध और क्षमा आदि इस कहानी में हमें देखने को मिलता है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो प्रसाद जी क्या हैं? एक प्रसिद्ध छायावादी साहित्यकार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है। तो कहानी का शीर्षक है आकाशदीप। इसका अर्थ क्या है कि जो पहले समुद्र में जाते थे काम करने के लिए, उनको अच्छे रास्ते दिखाने के लिए, उनको पथ प्रदर्शन के लिए जो दिया जलाया जाता था, उसी को बोला गया है आकाशदीप। तो भागवान में सबसे पहले है, नाव पर बात करते हुए दो बंदी मिलेंगे। तो कहानी की शुरुआत एक नाव से होती है, जहां दो लोग, दो कैदी हैं, वे दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। प्रथम बंदी के बंधन शिथिल थे, आंधी की संभावना व अवसर पर दोनों मुक्त हो सकते थे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले बंदी की रस्सियां ढीली पड़ी हुई थी। ठीक है। उन दोनों ने योजना बनाई कि आंधी आने पर वे क्या करेंगे, स्थिति का फायदा उठाकर आज़ाद हो जाएंगे। ठीक है। उसी को बोला गया है कि आंधी की संभावना व अवसर पर दोनों मुक्त हो सकते हैं। नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी थे। तो सुरक्षा के लिए नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी थे। दूसरे बंदी को शस्त्र चाहिए था। तो आज़ादी पाने के लिए, मुक्त होने के लिए दूसरे बंदी को शस्त्र चाहिए था, हथियार चाहिए था। उस शस्त्र से पोत से संबंध रज्जू काटने के लिए प्रथम बंदी ने कहा। तो यहाँ पर पहले बंदी ने सुझाव दिया कि उस हथियार से वे उस रस्सी को काट देंगे जो उनके नाव को मुख्य जहाज से जोड़ा हुआ था। समुद्र में लहरें उठने से दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। प्रथम बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और दूसरे का बंधन खोलने का प्रयास किया। अंधकार में दोनों मुक्त हो गए। तो यहाँ पर समुद्र में लहरें उठने से नाव में हलचल हुई, जिससे उन्हें एक मौका मिल गया। पहले बंदी ने खुद को आज़ाद कर दिया और दूसरे की रस्सियों को खोलने की कोशिश की। फिर क्या हो गया, रात के अंधेरे का लाभ उठाकर दोनों कैदी आज़ाद हो गए। ठीक है। दूसरे बंदी ने दुर्भावना से प्रथम बंदी को गले से लगा लिया और उसने पाया कि प्रथम बंदी एक स्त्री है। तो दूसरे बंदी ने जब पहले बंदी को छुआ या गले लगाया, तब उसे एहसास हुआ कि उसका साथी एक पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री है। तो प्रथम बंदी कौन है? चंपा। और दूसरा है बुधगुप्त। बुधगुप्त को जो शस्त्र चाहिए था, चंपा ने एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से निकाल लाई। तो यहाँ पर चंपा ने बड़ी चतुराई से एक नशे में धूर्त पहरेदार के पास जाकर क्या की, हथियार चुरा कर ले आई। ठीक है। इतने में पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी। तभी जो नाव को चला रहा था पथ प्रदर्शक, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आंधी, जो तूफान आने की चेतावनी दी। शस्त्र पाने पर बुधगुप्त उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न थी। तो बुधगुप्त के हाथ पर हथियार आ जाने से वह क्या किया, उस रस्सी को काटने दौड़ा जो जहाज से जुड़ी हुई थी। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। भयंकर तूफान आया जो किसी राक्षसी की तरह नाव को क्या किया, गेंद की तरह, कंदुक क्रीड़ा की तरह उछाल रहा था। रज्जू काट डालने की वजह से नाव स्वतंत्र थी। तो अब रस्सी काट जाने के कारण उनकी नाव बड़े जहाज से अलग होकर स्वतंत्र थी, अकेली थी। वो अलग जगह जाकर लहरों पर वह अकेली थी। दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस रहे थे, पर आंधी के कारण कोई सुन न सका। तो यहाँ पर अपनी आज़ादी की खुशी में चंपा और बुधगुप्त दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे, पर समुद्र के शोर में, आंधी के शोर में उनकी आवाज़ कोई सुन न सका। ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे भाग में। सुबह हो गई थी। नाविकों ने देखा पोत का पता नहीं। तो रात का तूफान थम चुका था और सवेरा हो गया था। सुबह होने पर पता चला कि मुख्य जहाज कहीं पीछे छूट गया है या कहीं डूब गया है। नाविकों ने देखा कि पोत का कोई पता नहीं। नायक ने बुधगुप्त से पूछा कि उसे मुक्त किसने किया। तो यहाँ पर जो नाव का मुख्य अधिकारी था, जो नायक था, वह हैरान होकर पूछता है कि बुधगुप्त को किसने मुक्त किया। उसके आज़ादी का कारण पूछता है वो बुधगुप्त से। ठीक है। पोत का अध्यक्ष था मणिभद्र। बुधगुप्त के अनुसार मणिभद्र अतल जल में होगा, इसलिए नौका का स्वामी बुधगुप्त है। तो यहाँ पर क्या है कि जहाज का मालिक तो पहले मणिभद्र था, पर बुधगुप्त ने दावा किया कि मणिभद्र समुद्र में कहीं डूब चुका होगा, इसलिए नाव का मालिक अभी बुधगुप्त है। नाव पर अब उसका अधिकार है। बुधगुप्त एक जलदस्यु था। नायक ने अपना कृपाण ढूंढा मगर न पाकर क्रोधित हुआ। तो असल में बुधगुप्त एक क्या था,
जलदस्यु था, जो जिसको हम डाकू बोलते हैं, उसी को बोला गया है जलदस्यु। जब नाव के नायक को पता चला कि उसका हथियार उसके पास नहीं है तो वह गुस्से से भर गया। बुधगुप्त ने नायक से द्वंद्व युद्ध के लिए कहा। तो फिर क्या होता है, बुधगुप्त ने नाव पर अपना अधिकार साबित करने के लिए नायक को द्वंद्व युद्ध के लिए कहा, आमने सामने लड़ाई करने के लिए उसको चुनौती दी। बड़ी निपुणता से बुधगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़कर विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डाल उसे गिरा दिया। तो फिर क्या होता है कि लड़ाई के दौरान बुधगुप्त ने कुशलता दिखाते हुए हथियार मुंह में दबा लिया ताकि वह अपने हाथों का इस्तेमाल कर सके, और बुधगुप्त ने ताकत और फुर्ती से नायक के कमर पर हाथ रखकर उसे पछाड़कर जमीन पर गिरा देता है। ठीक है। फिर है बुधगुप्त विजयी हुआ। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगी। तो फिर क्या होता है, युद्ध जीतकर बुधगुप्त ने नायक पर काबू पा लिया था और नायक अपनी जान बचाने के लिए वो अपने प्राण का भिक्षा मांगने लगता है। फिर उसके बाद है, नायक ने वरुण देव की शपथ लेकर कहा कि वह अनुचर है, विश्वासघात नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हार मानकर नायक ने वरुण देव की शपथ खाकर कहा कि जो समुद्र के देवता होते हैं वरुण, उनकी कसम खाई कि वह अब विश्वासघात नहीं करेगा और हमेशा के लिए बुधगुप्त का सेवक बनकर रहेगा। फिर है, बुधगुप्त के घातों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से चंपा ने वेदनाहीन कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि लड़ाई में बुधगुप्त को जो चोटें आई थी, चंपा ने क्या किया, अपने प्यार और सेवा से उसके दर्द को कम कर दिया। ठीक है। नाव के लोग बाली द्वीप से बहुत दूर एक नवीन द्वीप के पास थे जहाँ सिंहल के वणिकों का प्राधान्य था। तो अब क्या होता है कि वे लोग भटक कर एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहाँ सिंहल, जहाँ श्रीलंका के व्यापारियों का दबदबा था। अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में वह लोग नवीन द्वीप में पहुंच सकते थे। तो यहाँ पर क्या है, अगर हवा का रुख सही रहता तो वे लोग 2 दिनों में ही उस नए टापू पर उतर सकते थे। फिर है, सहसा नायक ने नाविकों को डांट लगाने की आज्ञा दी। स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया क्योंकि एक जलमग्न शैलखंड था, टकराने का भय था। तो अचानक नायक ने नाव को तेजी से डांट लगाने को कहा और खुद दिशा संभालने लगा। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर छिपी हुई एक बड़ी चट्टान थी जिससे नाव के टकराने का खतरा था। फिर आते हैं हम भाग 3 में। तो भाग 3 में सबसे पहले है, चंपा को वणिक मणिभद्र की पाप वासना ने बंदी बनाया था। तो यहाँ पर चंपा को जो व्यापारी मणिभद्र था, जो वणिक मणिभद्र था, उसने अपनी बुरी नीयत के कारण उसको कैद करके रखा हुआ था। चंपा का घर जाह्नवी तट पर था। वह चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका थी। तो चंपा कहाँ के रहने वाली थी? जाह्नवी तट पर उसका घर था, गंगा के किनारे उसका घर था। वह चंपा नगरी की रहने वाली एक क्षत्रिय बालिका थी। ठीक है। उसके पिता मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का कार्य करते थे। माता के देहावसान के बाद वह पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी थी। 8 वर्ष से समुद्र ही उसका घर था। बुधगुप्त के आक्रमण के समय चंपा के पिता ने 7 दासियों को मारकर जल समाधि ली थी। तो चंपा के पिता उसी मणिभद्र के यहाँ पहरेदार की नौकरी करते थे और उसकी माँ की मृत्यु के बाद पिता उसे अपने साथ नाव पर ले आए थे और पिछले 8 साल से समुद्र ही चंपा का घर था। पिछले 8 सालों से चंपा लगातार समुद्र में ही रहती थी। ठीक है। जब बुधगुप्त ने हमला किया था तब चंपा के पिता 7 डाकुओं को मारकर खुद क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। 7 दासियों को मारकर जल समाधि ली थी। फिर उसके बाद है, 1 मास हुआ था, चंपा अनाथ थी। मणिभद्र ने घृणित प्रस्ताव किया। चंपा ने गालियां सुनाई। उसी दिन से वह बंदी बना दी गई। तो फिर क्या होता है, उसके पिता की मृत्यु के बाद 1 महीने बाद मणिभद्र ने चंपा के सामने बुरा प्रस्ताव रखा जिसे चंपा ने गुस्से में गालियां सुनाई और उसी के कारण मणिभद्र की बात न मानने के कारण उसे कैद कर लिया गया। वह बंदी बना दी गई थी। बुधगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय था। वह दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता था। तो यहाँ पर क्या है, बुधगुप्त एक ताम्रलिप्ति का, जो बंगाल है वहाँ का एक क्षत्रिय था, जो हालात के कारण क्या बन गया, डाकू बनकर अपना जीवन व्यतीत करता था, जलदस्यु बनकर जीवन बिताता था। फिर उसके बाद है, अपनी महिमा में अलौकिक तरुणा बालिका को देख विस्मय से बुधगुप्त अपने हृदय को टटोलने लगा।
उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह है कोमलता। तो चंपा के व्यक्तित्व और सुंदरता को देखकर जो बुद्धगुप्त के एक कठोर मन था उसमें कुछ बदलाव आने लगा, और एक डाकू होने के बावजूद भी उसे अपने भीतर प्रेम और दया, जो कोमलता है, उसका एहसास हुआ। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वो है कोमलता। ठीक है। नायक ने नए द्वीप के पास पहुंचने की सूचना दी। इतने में नायक ने बताया कि वे नए टापू के किनारे पहुंच गए हैं। नए द्वीप का नाम बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप रखा। तो बुद्धगुप्त ने चंपा के सम्मान में उस जगह का नाम चंपा द्वीप रख दिया। ठीक है। फिर हम आते हैं भाग 4 में। तो भाग 4 में सबसे पहले है 5 साल बाद का दृश्य। शरद के धवल नक्षत्र नीले गगन में झिलमिला रहे थे। चंद्र के उज्जवल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खिलों को बिखेर दिया। तो अब क्या होता है, कहानी अब 5 साल आगे बढ़ गई है। शरद ऋतु की एक सुंदर चांदनी रात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शरद के धवल नक्षत्र नीले गगन में झिलमिला रहे थे। तो यहाँ पर रात के एक प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। ठीक है। चंपा द्वीप के उच्च सोध पर बैठकर चंपा दीपक जला रही थी। तो चंपा टापू के ऊंचे एक सोध पर एक भवन पर बैठकर एक दिया जला रही थी। अंबक की मंजुला में दीपक रखकर उसने डोरी खींची। दीपाधार ऊपर चढ़ने लगा। तो उसने एक टोकरी में दीपक को रखकर डोरी के सहारे उसको ऊंचाई पर टांग दिया। फिर है, चंपा चाहती थी कि उसका आकाशदीप नक्षत्रों से मिल जाए, पर वैसा होना असंभव था। तो वह चाहती थी कि उसका जलाया हुआ जो दीपक था वह आसमान के सितारों के साथ मिल जाए, लेकिन वैसा होना असंभव था। सामने जलराशि का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। तो यहाँ पर क्या है, समुद्र की लहरों में जो चांद की रोशनी है वह पड़ने से ऐसा लग रहा था मानो जैसे पानी में चांदी का श्रृंगार कर दिया हो किसी ने। ठीक है। उसी को बोला गया है हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी, और वे मायाविनी छलनाएं अपनी हंसी का कलनाद छोड़कर छिप जाती थी। दूर दूर से धीवरों का बंसी झंकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। तो यहाँ पर क्या है, जो मछुआरे हैं, जो धीवर हैं, उनकी बांसुरी की आवाज संगीत की तरह सुनाई दे रही थी। चंपा के कंडील का प्रतिबिंब जलराशि में अस्त व्यस्त था। फिर चंपा ने जया को पुकारा। तो चंपा ने अपनी सखी जो सेविका है उसको पुकारा। जया एक श्यामा युवती थी। वह जंगली थी। नील नभमंडल से मुख में श्याम नक्षत्रों की पंक्ति के समान इसके दांत हंसते ही रहते। बुद्धगुप्त के आज्ञा के कारण वह चंपा को रानी कहती थी। तो जया एक श्यामा युवती थी। तो जया उसी द्वीप की रहने वाली एक सांवली आदिवासी लड़की थी। वह जंगली थी। नील नभमंडल से मुख में श्याम नक्षत्रों की पंक्ति के समान इसके दांत हंसते ही रहते थे। तो जया हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी, जैसे उसके सफेद दांत उसके सांवले चेहरे पर सितारे जैसे लगते हैं आकाश में, ठीक वैसे ही लगते थे। और चंपा द्वीप का स्वामी होने के नाते बुद्धगुप्त ने आदेश दिया था कि चंपा को रानी कहा जाए। महानाविक कब तक आवेंगे? बाहर घूमने के लिए चंपा ने जया से कहा। तो चंपा ने जया से महानाविक जो बुद्धगुप्त है उनके आने के समय के बारे में पूछती है। वही सुध चंपा की पीठ पर हाथ रख बुद्धगुप्त ने चमत्कृत कर दिया। तो चंपा जब ख्यालों में खोई हुई थी तभी बुद्धगुप्त ने पीछे से आकर उसे चौंका दिया। दीप जलाने के बारे में बातें होती है। तो इतने में दोनों के बीच उस आकाश दीप को जलाने के उद्देश्य पर बातचीत होती है। चंपा खुद को बंदी गृह से मुक्त करने के लिए बुद्धगुप्त से कहा। तो चंपा ने बुद्धगुप्त से कहा कि वह उसे अपनी यादों और इस द्वीप के बंधनों से आज़ाद कर दे या मुक्त कर दे। बाली, जावा और सुमात्रा का वाणिज्य केवल बुद्धगुप्त के ही अधिकार में था। तो इन 5 सालों में क्या होता है कि बुद्धगुप्त बहुत ही शक्तिशाली बन गया था, और बाली, जावा और सुमात्रा जैसे द्वीप हैं वे सब इनके अधिकार में था, इनके ही कब्जे में था। चंपा को उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती थी जब बुद्धगुप्त के पास एक ही नाव थी, और चंपा के उपकुल में पन्य लादकर वे लोग सुखी जीवन बिताते थे। तो चंपा वे पुराने दिनों को याद करती है जब वे लोग कम संपत्ति में ही अपना जीवन बिताते थे और खुश रहते थे। फिर क्या है, विजन अनंत में जब मांझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, चंपा बुद्धगुप्त परिश्रम से थककर पालों में शरीर लपेटकर एक दूसरे का मुंह देखते थे। तो चंपा क्या कर रही है यहाँ पर, उनके जो संघर्ष के दिन थे, जो पहले के दिन थे, उन प्रेमपूर्ण पलों को वे याद कर रही है। ठीक है। फिर उसके बाद है
बुद्धगुप्त ने चंपा को अपनी प्राणदायिनी व सर्वस्व कहा, तो बुद्धगुप्त ने स्वीकार किया कि चंपा ही उसके जीने की वजह और उसकी सब कुछ है। चंपा के अनुसार बुद्धगुप्त ने दस्यु वृत्ति छोड़ दी थी, परंतु हृदय वैसा ही अकृत्रिम, सच्चा और उदारशील था। तो चंपा के अनुसार क्या है, यहाँ पर बुद्धगुप्त अभी डाकू नहीं था, पर उसका स्वभाव अभी भी वही निडर और स्पष्टवादी था, उदारशील था। ठीक है। वह भगवान के नाम पर हंसी उड़ाता था। चंपा उसे आकाशदीप पर चढ़ा रही थी। तो बुद्धगुप्त क्या है, एक नास्तिक था, वह भगवान के नाम पर हंसी उड़ाता था, जबकि चंपा श्रद्धावश दीप जलाती थी। ठीक है। जब चंपा छोटी थी, उसकी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। तो चंपा की माँ क्या करती थी, भागीरथी के किनारे ऊंचा दीपक जलाती थी, ताकि समुद्र में गए हुए उसके पति को सही रास्ता मिल सके। वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। तो यहाँ पर क्या है, यह दीपक एक दुआ की तरह काम करता था, ताकि भटके हुए नाविक सही रास्ते पर आ सकें। फिर क्या है, जब चंपा के पिता वर्षों बाद घर लौटते तो कहते थे, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। तो चंपा के पिता का मानना था कि माँ की दुआओं और उस दीपक की वजह से वे सुरक्षित घर लौट पाए हैं। उसी घटना की पुण्य स्मृति के स्वरूप चंपा आकाशदीप जला रही थी। तो चंपा अपनी माँ की उसी परंपरा को जीवित रखने के लिए वह भी आकाशदीप जला रही थी। चंपा के अनुसार उसके पिता की मृत्यु का कारण बुद्धगुप्त था। तो चंपा के मन में यह बैठ गया था कि बुद्धगुप्त के हमले की वजह से ही उसके पिता की मृत्यु हुई थी। चंपा क्रोधित हुई। महानाविक बुद्धगुप्त चंपा के इस रूप पर हंस पड़ा और चला गया। तो जब चंपा ने अपना गुस्सा दिखाया तो बुद्धगुप्त ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और हंसकर उसको टाल देता है। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादिनी सी घूमती रही। तो यहाँ पर क्या होता है, चंपा प्रतिशोध और प्रेम के बीच पागल सी होकर इधर से उधर टहलती रही। उसके बाद हम आते हैं भाग 5 में। तो सबसे पहले है निर्जन समुद्र के उपकूल में पश्चिम के पथिक की थकान के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर क्या है, शाम के समय समुद्र के किनारे जो शांत वातावरण है उसी का वर्णन किया गया है। उसी तट पर जया और चंपा पहुंची। जया के संग से एक छोटी नौका आई। दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा समुद्र के उदास वातावरण में खो गई थी। तो यहाँ पर क्या है, चंपा और जया समुद्र तट पर सैर करने के लिए निकलते हैं, वहां पर घूमने के लिए निकलते हैं और एक नाव मंगवाते हैं। दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। तो दोनों उस पर बैठते ही नाव का जो नाविक है, नाव चलाने वाला जो है, वह उतर जाता है और जया नाव को चलाने लगती है। चंपा समुद्र के उदास वातावरण में खो सी गई थी। तो समुद्र के लहरों को देखकर चंपा गहरे विचार में डूब गई थी। फिर है, चंपा कुछ सोच ही रही थी, तभी देखा बुद्धगुप्त का बजरा इसके पास है। तो अचानक बुद्धगुप्त की बड़ी नाव जो बजरा है वह चंपा और जया के नाव के पास आ पहुंची थी। चंपा बुद्धगुप्त के सहारे बजरे पर चढ़ गई। तो बुद्धगुप्त ने हाथ बढ़ाकर चंपा को अपनी नाव पर चढ़ा लिया। चंपा के लिए जल में बंदी होना कठोर प्राचीरों से अच्छा था। तो चंपा यहाँ पर कहती है कि महलों की दीवारों के बजाय समुद्र के लहरों के बीच रहना चंपा को ज्यादा पसंद था। बुद्धगुप्त के सामने चंपा का निर्भय रूप था। तो चंपा बिना किसी डर के बुद्धगुप्त की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। महानाविक जिसके नाम से बाली जावा और चंपा का आकाश गूंजता था, पवन चरता था, चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। तो यहाँ पर क्या है, इतना शक्तिशाली व्यक्ति होने के बावजूद भी बुद्धगुप्त क्या करता है, चंपा के प्रेम में भावुक होकर उसके सामने छलछलाई हुई आंखों से बैठा रहता है। फिर है, शैलमाला की छोटी घनी हरियाली से विस्तृत जल देश में नील पिंगल संध्या प्रकृति की सहृदय कल्पना, विश्राम की शीतल छाया स्वप्न लोक का सजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जल का कुहक स्फुट हो उठा, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। स्फुट नील कमलों में भोर उठी। तो यहाँ क्या है, शाम का एक प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जैसे मानो कोई सपना सच हो रहा हो। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जल का कुहक स्फुट हो उठा। इसका अर्थ क्या है, जो समुद्र का नीला पानी है वह जादू की तरह आकर्षक लग रहा था। कुहक जिसको कहते हैं जादू। फिर है, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया, स्फुट नील कमलों में भोर उठी। तो चारों तरफ क्या हुआ, एक वातावरण ऐसा हुआ जो नशीला और सुहावना हो गया था।
तो फिर है, इस सौंदर्य से पागल चंपा ने बुधगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। एक आलिंगन हुआ जो क्षितिज में आकाश और सिंधु के आलिंगन जैसा था। तो फिर क्या होता है, उस भावुक पल में चंपा ने बुधगुप्त को गले लगा लिया। यह मिलन कैसा था, आकाश और समुद्र के मिलन जैसा था। जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु के आलिंगन जैसा होता है, ठीक वैसा था। फिर सहसा चंपा चैतन्य होकर अपने प्रतिशोध का कृपाण निकालकर समुद्र के अतल जल में डुबो दिया। फिर क्या करती है चंपा, अचानक चंपा को होश आया कि उसने अपने पिता की हत्या का जो बदला लेने के लिए एक चाकू रखा था, एक कृपाण रखा हुआ था, उसे उसने समुद्र में फेंक दिया। फिर क्या है, पास ही जलमग्न शैलखंड था, इसलिए छोटी नाव पर घूमना ठीक नहीं। यह कौन कह रहा था, बुधगुप्त कह रहा था। फिर चंपा ने बुधगुप्त के प्रति अपने प्यार का इजहार किया, तो चंपा ने स्वीकार किया कि वह बुधगुप्त से प्रेम करती है, इसलिए उसने प्रतिशोध त्याग दिया था, उसने प्रतिशोध का कृपाण फेंक दिया था। इसी पुण्यतम घड़ी की स्मृति में बुधगुप्त एक प्रकाश गृह बनाना चाहता था पहाड़ी पर, जिससे संभवतः इसके जीवन की धुंधली संध्या आलोकपूर्ण हो जाए। तो इस प्यार के मिलन की याद की स्मृति में बुधगुप्त क्या करना चाहता था, टापू पर एक बड़ा प्रकाश गृह, जो लाइट हाउस होता है, वैसा कुछ बनाना चाहता था, जिससे क्या हो, इसके जीवन की धुंधली संध्या आलोकपूर्ण हो सके। फिर हम आते हैं भाग 6 में। तो भाग 6 में सबसे पहले है, चंपा के दूसरे भाग में एक मनोहर शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक एक सिंधु जल में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए हुए था। तो यहाँ पर क्या है, टापू के दूसरी तरफ एक पहाड़ियों की चोटी पर एक शैलमाला थी, बहुत दूर तक सिंधु जल में निमग्न थी। तो वह पहाड़ियाँ क्या थी, समुद्र के पानी के अंदर बहुत दूर तक फैली हुई थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाए हुए था। तो सागर की लहरें उन चट्टानों को टकराकर उन्हें क्या करती थी, छिपा कर रखती थी। फिर है, उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का एक समारोह था। तो वहाँ रहने वाले जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया था उसी शैलमाला पर। सब आदि निवासियों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ के लोगों ने चंपा को फूलों से किसी जंगल की देवी की तरह सजा दिया था। ताम्रलिप्ति के बहुत से सैनिक नागरिकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। तो यहाँ क्या होता है, चंपा को एक पालकी, जो शिविका है, जो पहले के ज़माने में राजा महाराजा उनके रानियों को बिठाकर लेकर जाते थे, ठीक वैसे ही पालकी, इसको बोलते हैं शिविका, उसमें चंपा को बिठाकर सैनिकों ने जुलूस के साथ उसको लेकर जा रहे थे। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था, उसी का महोत्सव था। तो पहाड़ी की चोटी पर नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए एक मजबूत लाइट हाउस बनाया गया था, जो क्या था, उसी का महोत्सव था। बुधगुप्त की सहायता से चंपा शिविका से उतरी। तो बुधगुप्त ने चंपा को पालकी से उतरने में मदद की। दोनों के भीतर पदार्पण करते ही बांसुरी और ढोल बजने लगे। तो जैसे ही वे दोनों अंदर आए, संगीत और उत्सव शुरू हो गया। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगी। तो फूलों से सजी लड़कियां नाच नाच कर उनका क्या करते हैं, स्वागत करने लगते हैं। इन बालिकाओं के बारे में चंपा ने जया से पूछा। तो चंपा उत्सुकता से जया से उन लड़कियों के बारे में जानकारी लेती है। किससे, जया से। अब ब्याह की बात हुई तो वहाँ पर माहौल शादी जैसा हो गया था, और बुधगुप्त के मन में भी विवाह का विचार आने लगा था। उसी को बोला गया है कि ब्याह की बात हुई। पिता का घातक नहीं हूँ बोलने पर भी चंपा बुधगुप्त पर विश्वास न कर रही थी। बुधगुप्त ने चंपा के पैर तक पकड़ लिए। तो बुधगुप्त ने हार मानकर और अपना प्रेम साबित करने के लिए चंपा के पैर तक पकड़ लिए थे। कहा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर अनजाने कौन से अभिशाप हम लोगों को अभी तक अलग किए हैं। तो यहाँ पर बुधगुप्त कहता है कि वे दोनों इस टापू में इंद्र और शची के समान, जो राजा और रानी हैं, उनके जैसे पूजे जाते हैं, पर पता नहीं उनके बीच की दूरी अभी तक क्यों बनी हुई है। बुधगुप्त ने दार्शनिकों का देश, महिमा की प्रतिमा भारत का स्मरण किया। बुधगुप्त का पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा चंपा के स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। तो क्या है, चंपा के प्यार ने एक कठोर डाकू को पिघलाकर एक नया इंसान बना दिया था। उसी को बोला गया है चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। बुधगुप्त ने चंपा के प्रति अपना प्यार का जाहिर किया। तो क्या करता है बुधगुप्त, खुलकर अपने प्यार का इजहार करता है चंपा के सामने। पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लादकर राजरानी की तरह जन्मभूमि के अंक में चलने के लिए पूछा। शादी की बात की।
तो बुद्धगुप्त ने चंपा से प्रस्ताव किया कि वे सारी दौलत लेकर भारत लौट जाएंगे और वहां वे दोनों शादी कर लेंगे। बुद्धगुप्त के अनुसार महानाविक की आज्ञा सिंधु की लहरें मानती थी, इसलिए वे स्वयं पोतपुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देती। चंपा ने बुद्धगुप्त को स्वदेश लौट जाने के लिए कहा। फिर क्या होता है, चंपा ने खुद को जाने से इनकार कर दिया और बुद्धगुप्त को अकेले भारत लौटने की सलाह दी। फिर है, बुद्धगुप्त भी जाने को तैयार हो गया क्योंकि चंपा के साथ रहकर अपने हृदय पर वह अधिकार न कर सकता था। तो यहाँ पर बुद्धगुप्त भी समझ गया था कि चंपा के पास रहकर वह हमेशा कमजोर ही महसूस करेगा, इसलिए वह जाने के लिए राजी हो जाता है। अकेली यहाँ क्या करेगी पूछा जाने पर चंपा का कहना था, पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से आनंद करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। तो यहाँ पर चंपा क्या कहती है कि वह यहीं रहकर सेवा करेगी इन लोगों की और अपनी यादों में दीप की तरह वह जलती रहेगी जैसे आकाशदीप। फिर है भाग 7। तो 7वें भाग में सबसे पहले क्या है, एक दिन सुबह चंपा ने दीप स्तंभ पर से देखा सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़कर पश्चिम उत्तर की ओर महान जल व्याल के समान संचरण कर रही थी। बुद्धगुप्त लौट रहा था। तो एक दिन चंपा ने देखा कि बुद्धगुप्त के जहाजों का एक बड़ा बेड़ा भारत की ओर रवाना हो रहा था। किस ओर? पश्चिम उत्तर की ओर, महान जलव्याल के समान। ठीक है, बुद्धगुप्त लौट रहा था तो बुद्धगुप्त हमेशा के लिए चंपा को छोड़कर चला गया। चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही। तो पूरी जिंदगी चंपा ने उस टापू पर नाविकों के लिए दीप जलाकर रास्ता दिखाने का कार्य किया। बहुत दिन द्वीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदृश पूजा करते थे। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, चंपा को एक देवी की तरह पूजते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने चंपा को अपनी चंचलता से गिरा दिया, यानी कि चंपा की मौत हुई। तो अंत में क्या होता है, समय के साथ चंपा वृद्ध हुई और अंततः उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आज आकाशदीप कहानी खत्म होती है।